नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आर.के। काजल, हम सब मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, जोश में आते हैं, लेकिन 2 दिन बाद वो जोश ठंडे गुब्बारे की तरह फुस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोटिवेशन भी नहाने जैसा है आर.के, इसे रोज लेना पड़ता है। अगर आप साल के 365 दिन हर सुबह एक नई ऊर्जा और जादू के साथ शुरू करना चाहते हैं, तो आज का एपिसोड आपके लिए एक वरदान है। जी हाँ दोस्तों, द सीक्रेट ने दुनिया को लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया, लेकिन उसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें, ये सिखाती है रोंडा बर्न की ये किताब, दैनिक प्रेरणा, द सीक्रेट डेली टीचिंग्स। ये किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, ये 1 साल का पूरा कोर्स है जो आपके दिमाग की वायरिंग को बदल देगा। इसमें 365 दिन के लिए 365 ऐसे विचार हैं जो आपको चुंबक बना देंगे, खुशियों और सफलता का चुंबक। तो अगर आप अपनी सुस्त पड़ी जिंदगी को एक जादुई सफर में बदलना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके दिन की सबसे अच्छी शुरुआत होगी। चलिए हर दिन को खास बनाना सीखते हैं, सिर्फ द बुक पॉड पर। आज की बातचीत एक बड़ी दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। क्या होगा अगर हमारे विचार सिर्फ ख्याल ना होकर एक ऐसी शक्ति हो जो असल में हमारी दुनिया को आकार देती है? आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो सृष्टि के एक बहुत ही शक्तिशाली नियम के बारे में बात करते हैं। यह असल में रोज की प्रेरणाओं का एक संग्रह है जो इस नियम को इस्तेमाल करने में महारत हासिल करने के लिए बनाया गया है। तो आज हम एक तरह के सफर पर निकल रहे हैं। हम इस आइडिया की पड़ताल करेंगे, फिर हम उन औजारों को देखेंगे जो इसे हकीकत में बदलने का दावा करते हैं, और फिर ये भी देखेंगे कि ये सब पूरी दुनिया पर कैसे असर डाल सकता है। और वो जो मुख्य सिद्धांत है, जिसे अक्सर आकर्षण का नियम कहा जाता है, उसका सार बहुत सरल है। समान चीजें समान चीजों को अपनी ओर खींचती हैं। किताब का तर्क ये है कि हमारे विचार और हमारी भावनाएं वो लगातार एक तरह की ऊर्जा, एक फ्रीक्वेंसी बाहर भेजती हैं। एक रेडियो की तरह शायद। बिल्कुल, एक रेडियो की तरह। अगर आपको 98.3 FM पर अपना पसंदीदा गाना सुनना है, तो आपको अपने रेडियो को उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना पड़ेगा। आप 92.5 FM पर रहकर 98.3 का गाना सुनने की उम्मीद नहीं कर सकते। तो इस दर्शन के अनुसार हमारी भावनाएं बिल्कुल उसी ट्यूनिंग डायल की तरह काम करती हैं। खुशी की भावना आपको खुशी वाले स्टेशन पर ट्यून करती है, और चिंता की भावना चिंता वाले स्टेशन पर। मतलब हम सब एक तरह के वॉकिंग टॉकिंग ब्रॉडकास्ट टावर। हाँ, वही जो लगातार सिग्नल भेज रहे हैं, और ये जो यूनिवर्स है वो बस हमारे सिग्नल को पकड़कर वैसा ही कुछ वापस भेज देता है। किताब में एक फोटोकॉपी मशीन का उदाहरण दिया गया है जो मुझे काफी सटीक लगा। मशीन ये नहीं सोचती कि आप जो कॉपी कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा, वो बस हूबहू नकल बना देती है। हाँ, हूबहू नकल। तो अगर हमारे अंदर चिंता और डर की तस्वीर है, तो बाहर भी वही कॉपी होके मिलेगी। बिल्कुल, और यही इस सिद्धांत का सबसे शक्तिशाली और शायद सबसे डरावना पहलू भी है। ये नियम पूरी तरह से तटस्थ है, इम्पर्सनल है। यूनिवर्स कोई फैसला नहीं करता, वो सिर्फ हमारी भेजी गई फ्रीक्वेंसी से मेल करता है। इस किताब के दर्शन के अनुसार हमारी जो मौजूदा जिंदगी है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, वो हमारे अतीत में भेजे गए विचारों और भावनाओं का ही नतीजा है। जो अंदर था वही बाहर की हकीकत बन गया, एक आईने की तरह। सही कहा, एक आईने की तरह। हमारी बाहरी दुनिया हमारी भीतरी दुनिया का सीधा प्रतिबिंब है। ठीक है, तो अगर हमारे विचार और भावनाएं लगातार सिग्नल भेज रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम ब्रॉडकास्ट होने वाले गाने को बदले कैसे? अगर कोई चिंता वाले स्टेशन पर अटका हुआ है, तो वो खुशी वाले स्टेशन पर कैसे आया? और दिलचस्प बात यह है कि किताब के मुताबिक इसका सबसे शक्तिशाली तरीका कोई जटिल तकनीक नहीं, बल्कि एक बहुत ही सरल भावना है, शुक्रगुजार होना, ग्रेटिट्यूड। अनग्रेटफुलनेस की फ्रीक्वेंसी पर जी रहे होते हैं। वो उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके पास नहीं है, जो गलत हो रहा है, जिसकी वजह से वो लगातार कमी का सिग्नल भेजते रहते हैं। और शुक्रगुजार होना इस पैटर्न को तोड़ने का सबसे तेज तरीका है। सबसे तेज। ये सिर्फ थैंक यू कहने के बारे में नहीं है, बल्कि उस भावना को गहराई से महसूस करने के बारे में है। किताब में एक चैलेंज का भी जिक्र है जो सुनने में काफी इंटेंस लगता है। कहा गया है कि अगर कोई अपनी जिंदगी को तेजी से बदलना चाहता है, तो उसे हर दिन 100 ऐसी बातें लिखनी चाहिए जिनके लिए वो शुक्रगुजार है। 100 बातें हर दिन। ये तो सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन मैं कल्पना कर सकता हूँ कि अगर कोई ऐसा कर ले, तो कुछ ही हफ्तों में दुनिया को देखने का उसका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। ये तो दिमाग की पूरी रीवायरिंग करने जैसा है। हाँ, रीवायरिंग है। ये बिल्कुल दिमागी रीवायरिंग ही है। जब आप जानबूझकर उन चीजों को ढूंढते हैं जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं,
तो आप अपने दिमाग को कमी से हटाकर बहुतायत पर मतलब अबंडेंस पर फोकस करने के लिए ट्रेन करते हैं। आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है और जब फ्रीक्वेंसी बदलती है तो यूनिवर्स एक अलग ही तरह से जवाब देना शुरू कर देता है। किताब में एक दिलचस्प तथ्य का भी उल्लेख है कि आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक भी हर दिन सैकड़ों बार धन्यवाद कहते थे। ये बात वाकई सोचने वाली है। हम अक्सर इन विचारों को विज्ञान से अलग मानते हैं, लेकिन जब आइंस्टाइन जैसा जीनियस जो ब्रह्मांड के नियमों को समझने में लगा था, जब वो इस अभ्यास को अपनाता है तो ये हमें बताता है कि शायद ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है। सही पकड़ा। हो सकता है उन्होंने इसे भी एक मौलिक नियम, एक तरह की भावनात्मक भौतिकी या इमोशनल फिजिक्स के रूप में देखा हो। अच्छा, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम चीजों पर काम करता है, शायद कृतज्ञता का नियम ऊर्जा और संभावनाओं पर काम करता है। ये बस एक और प्राकृतिक नियम हो सकता है जिसे हम अभी पूरी तरह से समझना शुरू कर रहे हैं। तो शुक्रगुजार होना एक तरह से हमारा फाउंडेशन है, हमारा बेस। लेकिन इस फाउंडेशन पर अपनी मनचाही जिंदगी बनाने के लिए किताब में कुछ और प्रैक्टिकल तरीकों और तकनीकों का भी जिक्र है। सबसे पहले बात करते हैं मानसिक चित्रण यानी विजुअलाइजेशन की। विजन बोर्ड का कॉन्सेप्ट तो काफी पॉपुलर है। हाँ, लेकिन किताब इस पर एक जरूरी बात कहती है। सिर्फ तस्वीरों को देखना काफी नहीं है। असली कुंजी ये है कि उन तस्वीरों को अपने दिमाग में एक चलती फिरती फिल्म की तरह देखना है और सबसे जरूरी उस भावना को महसूस करना है जो वो चीज मिलने पर आपको होगी। क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ भावना की भाषा समझता है। वो सिर्फ भावना की भाषा समझता है। आपका दिमाग असली और काल्पनिक अनुभव में फर्क नहीं कर सकता है। जब आप पूरी शिद्दत से कल्पना करते हैं कि आप अपनी सपनों की कार चला रहे हैं, तो आपका दिमाग वही केमिकल रिलीज करता है जो वो असल में कार चलाते हुए करता। आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बदल दी। लेखक ने अपना एक निजी अनुभव भी साझा किया है जो सुनने में अविश्वसनीय लगता है। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने सिर्फ 3 दिनों में विजुअलाइजेशन से अपनी नजर ठीक कर ली। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ ये कल्पना की कि उनकी नजर बिल्कुल ठीक हो चुकी है और वो उस भावना में डूब गए। और ये सिर्फ बड़ी चीजों के लिए नहीं है। सोचिए, आप एक मुश्किल मीटिंग में जा रहे हैं। मीटिंग से पहले 5 मिनट के लिए ये कल्पना करना कि सब कुछ बहुत अच्छा गया, सब आपकी बात से सहमत थे और आप बहुत आत्मविश्वास महसूस कर रहे थे। ये छोटी सी एक्सरसाइज भी आपकी फ्रीक्वेंसी बदल सकती है और असल मीटिंग के नतीजे पर असर डाल सकती है। क्योंकि आप मीटिंग में एक अलग ऊर्जा के साथ जा रहे हैं। सही बात है। विजुअलाइजेशन के अलावा एक और तकनीक है जिसे हम एफर्मेशंस या दृढ़ कथन कह सकते हैं। जैसे मैं आनंद हूं या मैं स्वस्थ हूं जैसी बातें दोहराना। एमिल कुवे का एक मशहूर कथन है जिसका जिक्र किताब में भी है। हर दिन हर तरीके से मैं बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूं। क्या ये सिर्फ खुद को बहलाने का तरीका है या इसके पीछे भी कोई लॉजिक है? इसके पीछे साइकोलॉजी है। हमारे दिमाग में ज्यादातर विचार अवचेतन मतलब सबकॉन्शियस लेवल पर चलते हैं और ये विचार अक्सर नकारात्मक या सीमित करने वाले होते हैं। अफर्मेशंस इन पुराने प्रोग्राम्स को नए पॉजिटिव प्रोग्राम्स से बदलने का एक तरीका है। जब आप बार बार एक ही बात दोहराते हैं तो धीरे धीरे वो आपके अवचेतन मन में बैठ जाती है और जब आपका अवचेतन मन किसी बात पर यकीन करने लगता है तो आपकी भावनाएं और आपका बर्ताव अपने आप उसी दिशा में बदलने लगते हैं। एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है दान का नियम। इसमें दशमांश दान यानी टाइथिंग की बात की गई है। अपनी आय का 10% दान करना। अब ये विचार कुछ लोगों को अजीब लग सकता है। क्या ये एक तरह का सौदा नहीं है कि मैं इसलिए दान कर रहा हूँ ताकि मुझे और ज्यादा मिले? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब नियत में छिपा है। अगर कोई सिर्फ लालच में दे रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कमी की ही रहेगी। लेकिन किताब के नजरिए से देखें तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ पैसे देने के बारे में नहीं है, बल्कि कमी की मानसिकता को तोड़ने के बारे में है। अच्छा। जब कोई अपनी आय का एक हिस्सा देता है, खासकर तब जब उसे खुद पैसों की तंगी महसूस हो रही हो, तो वो अपने दिमाग और पूरे यूनिवर्स को ये सिग्नल भेज रहा होता है कि मेरे पास पर्याप्त से ज्यादा है, मैं भरोसा करता हूं कि और आएगा। ये मेरे पास कमी है कि फ्रीक्वेंसी को बदलकर मेरे पास बहुतायत है कि फ्रीक्वेंसी सेट कर देता है। ये एक विश्वास का कार्य है। हाँ, एक विश्वास का कार्य है। ये सब सुनने में बहुत सकारात्मक और अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में हम सिर्फ पॉजिटिव नहीं सोच सकते। नकारात्मक विचार आते हैं, बुरी चीजें होती हैं, चुनौतियां आती हैं। तो एक जरूरी सवाल उठता है, नकारात्मक विचारों का क्या करें?
इनसे कैसे निपटें? और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। किताब इसके लिए एक बहुत ही गहरी सलाह देती है। कहती है कि नकारात्मक विचारों से लड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि जिस भी चीज से हम लड़ते हैं हम उसे और ऊर्जा और ध्यान देते हैं, जिससे वो और मजबूत हो जाती है। बिल्कुल। इसके बजाय बस उन्हें अनदेखा करें और जानबूझकर अच्छे विचार अपने मन में रोपें। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक बगीचा है। अगर उसमें कुछ खरपतवार उगाए हैं तो आप सारा दिन उनसे लड़ने में नहीं बिताते, आप बस सुंदर फूल लगा देते हैं। धीरे धीरे फूल इतने बढ़ जाते हैं कि खरपतवार के लिए जगह ही नहीं बचती। लेकिन ये कहना आसान है और करना मुश्किल। जब कोई सच में किसी बड़ी चिंता से जूझ रहा हो, जैसे नौकरी चले जाना या कोई बीमारी, तो क्या बस एक अच्छा विचार सोचना कहना एक तरह की टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है? क्या स्रोत इस असल संघर्ष के बारे में कुछ कहता है? बिल्कुल, और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। ये भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है, ये उन्हें बदलने के बारे में है। किताब के अनुसार नकारात्मकता अपने आप में कुछ नहीं है, ये केवल सकारात्मकता की अनुपस्थिति है। ठीक वैसे ही जैसे अंधेरा प्रकाश की अनुपस्थिति है। तो अंधेरे से लड़ने की जरूरत नहीं, बस रोशनी जलानी होती है। सही। और इसके लिए एक खास तकनीक भी बताई गई है। जब भी कोई नकारात्मक विचार या भावना हावी होने लगे तो अपना ध्यान अपने दिल पर केंद्रित करें, कुछ गहरी सांसें लें और जानबूझकर किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जिससे आपको प्यार महसूस होता है। चाहे वो आपका कोई प्रियजन हो, आपका पालतू जानवर हो या कोई खूबसूरत याद। कुछ ही पलों में आप महसूस करेंगी कि आपकी शारीरिक और भावनात्मक स्थिति बदलने लगी है। और चुनौतियों के बारे में क्या? जिंदगी में मुश्किलें तो आती ही हैं। क्या ये दर्शन कहता है कि अगर कुछ बुरा हो रहा है तो ये हमारी ही गलती है क्योंकि हमने नेगेटिव सोचा? ये तो काफी कठोर लगता है। किताब इस पर एक अलग नजरिया देती है। वो कहती है कि चुनौतियां जरूरी नहीं कि बुरी हों। कई बार वे बदलाव और विकास का सबसे बड़ा कारण बनती हैं। वे हमें एक नया रास्ता तलाशने के लिए मजबूर करती हैं, एक ऐसी दिशा में धकेलती हैं जहां हम शायद अपने आप कभी नहीं जाते। हो सकता है नौकरी का जाना आपको अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए प्रेरित कर दे, जो आप हमेशा से करना चाहते थे। हर स्थिति में एक विकल्प हमेशा मौजूद होता है। हमेशा। या तो हम नकारात्मक प्रतिक्रिया दें और उसमें फंस जाएं, या फिर उसमें छुपी अच्छाई और अवसर को खोजें। हर चुनौती में एक छुपा हुआ उपहार होता है, अगर हम उसे देखने को तैयार हों। तो चलो इन सारी बातों को समेटते हैं। अगर इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालना हो तो मुख्य संदेश यही है कि हम अपनी भीतरी दुनिया के माध्यम से अपने जीवन के निर्माता हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि शक्ति हमारे भीतर है, हमारे विचारों और भावनाओं में। और इसे लागू करने के लिए, जैसा कि किताब में बताया गया है, 3 सरल कदम है। मांगे, विश्वास करें और प्राप्त करें। और इस पूरी चर्चा को एक बड़े विचार के साथ समाप्त करते हैं, जो स्रोत पर ही आधारित है। किताब में एक जगह कहा गया है कि हमारी पृथ्वी की जो मौजूदा स्थिति है, चाहे वो पर्यावरण हो, राजनीति हो या समाज, वो असल में पूरी मानवता के सामूहिक मन का, हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का एक प्रतिबिंब है। एक आईना है। हाँ, एक आईना है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, जो सिर्फ व्यक्तिगत सफलता से कहीं आगे जाता है। सवाल ये है कि अगर एक अकेला व्यक्ति अपनी आंतरिक स्थिति को बदलकर अपनी निजी दुनिया को बदल सकता है, तो सामूहिक दुनिया का क्या होगा यदि बहुत से लोग एक साथ ऐसा ही करना शुरू कर दें? ये एक ऐसा विचार है जो हमारी व्यक्तिगत यात्रा को एक वैश्विक स्तर से जोड़ता है और हमें इस पर सोचने के लिए छोड़ देता है कि शायद दुनिया को बदलने की शुरुआत खुद को बदलने से ही होती है। तो दोस्तों, ये थी दैनिक प्रेरणा की वो झलक जो हमें याद दिलाती है कि आप अपनी कहानी के लेखक खुद हैं और हर नया दिन एक कोरा पन्ना है। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड सुनने के बाद आप सुबह उठकर सबसे पहले अपनी समस्याओं को नहीं बल्कि अपनी खूबियों को गिनेंगे। अगर आज आपको जीने का नया नजरिया मिला है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर इस पॉजिटिविटी की चेन को आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं या जल्दी निराश हो जाते हैं। ये वीडियो उनके लिए डेली विटामिन का काम करेगा। और अब आज का वो सवाल जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा टेस्ट है। रोंडा बर्न कहती है कि शुक्रिया, थैंक यू, दुनिया का सबसे शक्तिशाली शब्द है। तो हमारा सवाल आपसे ये है और इसका जवाब आपको बहुत दिल से नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। आज के दिन वो कौन सी 3 चीजें हैं जिनके लिए आप दिल से ऊपर वाले के शुक्रगुजार हैं? जैसे आपकी सेहत, आपका परिवार या आज का खाना, उन्हें कमेंट में लिखिए। देखते हैं किसकी लिस्ट सबसे लंबी और खूबसूरत है।
जब आप आभार मानते हैं तो चीजें बढ़ती हैं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैं RK। और मैं काजल। आपसे फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा और नई किताब के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और जादू पर भरोसा रखिए। धन्यवाद।